नमस्कार मित्रों, अभिवादन आप सभी को। और आज दिन है हमारे भाई सुमित पीर जी का, आप जानते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ माज़रत के लिए, बिकॉज़ आज हम बस दिल्ली में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सब सब कुछ देर से चल रहा है। यहाँ की दुनिया ही देर से चलती है। ख़ैर, तो सुमित भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपके वक़्त का। और हमेशा की तरह आप समय निकाल कर हम हमें दे देते हैं, तो बस क्या कहा जाए। आपका हमेशा आभार। लेकिन सुमित भाई, सही है जी, सबसे पहले स्वागत। और आपको साथ ही आपसे पहला सवाल भी मैं दाग देता हूँ, ताकि समय रहते हम अपनी बात पूरी कर पाएँ। और वो ये कि आपने पिछले शो में ये खबर दी थी कि किसानों को भारत सरकार ने ऑफ़र दी है, उनका जी, एजिटेशन वापस लेने के लिए। और ये कि दरअसल सारी समस्या का निदान उनके मुताबिक, जिसमें कि सरकार को तो क्या फ़ायदा होता है, राष्ट्र को भी फ़ायदा हो और किसानों को भी नुकसान ना हो, उनका भी फ़ायदा हो। और जो ओवरऑल देश की तरक्की में उनका कंट्रीब्यूशन बना रह सकता है, बढ़ सकता है, उसमें बेहतरी है। जी। तो उसका बना क्या? सुनने में जो आ रहा है वो खबरें, वो आप बताएँ। अब तो बल्कि कन्फर्मेशन आ गए हैं कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये क्या है, इसके पीछे की कहानी, किसानों के रिजेक्शन की? सबसे पहले महेश भाई शो पे बुलाने के लिए सादर आभार, सभी दर्शकों को सादर आभार और साधुवाद। और हमेशा की तरह आपने हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालना ज़रूरी है, उसमें लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। आप लोगों के प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से ही चैनल चल पाएगा। चैनल चलेगा तो हम देश और धर्म जो काम में लगे हुए, उसको कम कर पाएँगे। बिल्कुल। देखिए महेश भाई, पहले तो आप एक बात समझिए, कोई आंदोलन-वांदोलन नहीं है। ये सब एक राजनीतिक दांव-पेच है। इसके तार देशों-विदेशों से जुड़े, मैं आपको समझाऊँगा आज कैसे। तर्कों और आंकड़ों के साथ समझाऊँगा और जो कुछ अप्रिय घटनाएँ आज हुई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए महेश भाई, टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कुछ चीज़ों का अब रिपीट करना, मैं अब बोल रहा हूँ, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है साहब। पहली बात है, केवल 6% किसान एमएसपी से कवर्ड है। मेरे देश का 94% किसान एमएसपी से कवर्ड नहीं है। दूसरी बात, केवल 26 फसलें एमएसपी के अंतर्गत आती। मेरे देश में, आपके देश में, हमारे देश में 1000 से ज्यादा फसल उगती है। ये दो आंकड़े आपको ध्यान में रखने। तीसरा आंकड़ा, करीब करीब एज पर एस्टिमेट 60 लाख किसान बसते हैं मेरे भारत में। और ये जो आपको 2 4 200 500 800 दिख रहे हैं, ये किसी किसान को, भारत के किसान को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये पंजाब की एक पर्टिकुलर किसान तबके का प्रोटेस्ट है, जो इलीगल है, उस पर हम जाएंगे। यहाँ यूपी का, हरियाणा का, आंध्रा का, गुजरात का, तमिलनाडु का, केरला का, कहीं का किसान इनके साथ जुड़ा नहीं है। तो इस भ्रांति को यही खत्म किया जाए, इस भ्रांति को यही ध्वस्त किया जाए। यदि कोई इस चीज की उधेड़ बुन में है कि मैं इसको भारत का किसान प्रोटेस्ट बताऊं, नहीं 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 नहीं। आंकड़ों पे, तर्क पे जाइए, तथ्यों पे जाइए, किसी भारत का किसान प्रोटेस्ट नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य, इसको बेस बनाते हुए हम अपनी बात आगे करेंगे। देखिए, अब जानते हैं कि पंजाब की मिट्टी में दो समस्याएं हैं। एक है, पंजाब का पानी बहुत नीचे जा रहा है, लगभग लगभग खत्म हो रहा है। और दूसरा, मिट्टी में महेश भाई इतना पेस्टिसाइड डल चुका है, इतना पेस्टिसाइड डल चुका है, अगर प्रभु की कोई अनुकंपा नहीं रही तो मुझे लगता है कुछ सालों में शायद मिट्टी ही बंजर हो जाए। लहलहाता हुआ पंजाब और बंजर पंजाब, परिकल्पना कर सकते हैं। ये सारा खेल हुआ है एमएसपी के चक्कर में। धान और वीट बो बो के एमएसपी लाओ। अब एमएसपी कहाँ का प्रकरण है, ये भी याद दिला दो को, 1960 का। 1960 में हमारा देश वाज फूड डिफिशिएंट। ठीक है जी। हम थर्ड ग्रेड अमेरिका का बचा कुचा खाना लाके अपना काम चलाते थे। तब एमएसपी की परिकल्पना की गई ताकि देश सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। अब जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्टें थी, वो सबने खारिज कर दी। 14 साल पहले तो कांग्रेस ने भी खारिज कर दी, भाई सस्टेनेबल ही नहीं है। हुँ। आज के डेट में हम फूड सरप्लस ही नहीं, दुनिया का 40% अनाज हम कंट्रोल करते हैं। हमारे गोदामों में जितना अनाज हमें चाहिए, उससे 4 गुना। अगर लाख बोरी चाहिए तो 4 लाख बोरी, अगर करोड़ बोरी चाहिए तो 4 करोड़ बोरी रखा है। ये मैं आपको गेहूं और चावल की बात बता रहा हूँ। गेहूं सबसे ज्यादा उगता है मध्य प्रदेश में, और चावल सबसे ज्यादा उगता है वेस्ट बंगाल में, पंजाब में नहीं उगता। ये कुछ कॉमन भ्रांतियां जिनको जिनको पर्सपेक्टिव में डालना जरूरी है। अब पंजाब की साहब जमीन हो गई है खराब इस पेस्टिसाइड और इसके कारण महेश भाई।
बट यहाँ जो पंजाब का किसान है उसको अपने पैसे दिख रहे हैं, उसको अपनी रेंज रोवर दिख रही है, उसको अपनी मर्सिडीज दिख रही है, उसको अपना मॉडिफाइड ट्रैक्टर दिख रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा, उसे धरती माता की कोई चिंता नहीं। अब लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था यार, अभी तो अध्यादेश बन ही नहीं सकता, इस पे कोई बात नहीं करेगा, इस पे कोई किसानों का नेता बात नहीं करेगा। बोले अभी तो कानून आ ही नहीं सकता, अभी आपको आश्वासन ही मिल सकता, और केवल आश्वासन, वो भी तब, उसकी भी वैलिडिटी तब है अगर मोदी सरकार फिर से चुन के आएगी। तो मतलब क्या किसानों के नेता ये मान के बैठे कि मोदी जी अगली बार फिर चुन के आएंगे? इसका मतलब तो यही है भाई, अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरा चुनाव है, तुम्हें क्या गारंटी मैं चुन के आऊंगा? तो अगर तुम्हें ये पता मैं चुन के आऊंगा तो मेरे को रोकने की भी तो पूरी कोशिश की होंगी ना महेश भाई, मेरे को रोकने की भी पूरी कोशिश की जाएंगी। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो दिखाए थे, मोदी का ग्राफ हट गया भाई, राम मंदिर बन गया, ग्राफ को नीचे लाना टाइम कम है। 6 महीने का राशन लेके मैं आया, ईंटें लेके मैं आया, पत्थर लेके मैं आया, बालू लेके मैं आया, शराब की बोतलें लेके मैं आया, सब कुछ लेके मैं आया हूँ, और मैं जी किसान हूँ। 3.5 करोड़ की रेंज रोवर मेरे पास है, मैंने एक ट्रैक्टर पे 20 लाख रुपए लगा दिए, और आज का प्रकरण ये है, जेसीबी आए भाई साहब, और एक ऐसी चीज है जो तोप सी दिखती है, और मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, रेत के बैग लाए गए, मेटल शील्ड वाले ट्रैक्टर लगाए गए, मेटल प्लेट्स लगाई गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये किसी युद्ध की तैयारी हो रही है। मतलब मेरे देश का किसान मेरे देश की पुलिस के साथ युद्ध करेगा क्या? किसने भड़काया इनको? कौन इसके पीछे, ये भी बताऊंगा। आज एक बहुत दुखद घटना हुई है हरियाणा के बॉर्डर पे। वहां हमारी एक महिला बहन जी जो पुलिस अधिकारी, उनका वक्तव्य आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा आज क्या हुआ उस बॉर्डर पे, किसानों ने, सो कॉल्ड किसानों ने, सो कॉल्ड, क्योंकि किसान बोलना भी किसान का अपमान करना, तो इसलिए मैं किसान बोलूंगा नहीं, ये सो कॉल्ड ना किसानों ने, इन्होंने हमारे पुलिस वाले भाइयों का घेराव किया महेश भाई, पुलिस वाले भाइयों का घेराव किया, फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं जिसे पराली जलाई, पराली के अंदर इन्होंने दबा के डाला लाल मिर्च का पाउडर, उसमें लगा दी आग, इतना जहरीला और खतरनाक धुआं बना, और पुलिस को घेर लिया, और धवाधव पत्थर, धवाधव लाठी, पत्थर लाठी नहीं, गंडासी, फरसा बाले का इस्तेमाल किया गया। 12 पुलिस वाले अपनी जान की, जिंदगी और मौत की लड़ाई में लगे हुए हैं, और एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर का, उस भाई का तो देहांत ही हो गया। ये आज की कहानी बता रहा हूं, ये आपको 3-4 बजे तक के आंकड़े बता रहा हूँ, शायद अभी आंकड़े बदल गए हो, और उम्मीद ये है, मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे 20-22 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और शायद डेथ टोल बढ़ सकता है। हम तो महाकाल से यही कामना करेंगे ना बढ़े, पर आज एक हमारे पुलिस वाले भाई की हत्या हो चुकी है। मैं दुर्घटना में मृत्यु नहीं कहूंगा, मैं इसको हत्या कहूंगा। ये है सो कॉल्ड किसान, ठीक है जी। अब इसके बैकग्राउंड में जाए, पीछे उन्होंने कहा था कि जी ठीक है हम 2 दिन में आपको बता देंगे। अब 2 दिन कब खत्म होते, 21 तारीख को। महेश भाई 2 दिन तो छोड़िए, 2 घंटे में जवाब आ गया, नहीं करना। अब तब से मैं सुधेड़ ढूंढ लगा हूं भाई ये कहानी क्या है। ये आपने पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, जब कह रहा है यूपी में सपोर्ट है, सब किसान से जालिया बात कर ली होगा, और 2 घंटे में तुमने निरस्त कर दिया, हमें नहीं करना। अब इसकी गणित, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। तो 2 चीज आज इंपॉर्टेंट है बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स। एक, जेसीबी बॉर्डर पे क्या कर रही है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर क्या कर रहा है, जाल वाला ट्रैक्टर क्या कर रहा है, सैंड बैग्स क्या कर रही है, ईंटें क्या कर रही है, और पुलिस वालों को घेर के उन पर हमला किया गया फरसा बाला गंडासी से। 12 भाई बहुत क्रिटिकली इंजर्ड है, और एक भाई की मृत्यु हो गई। तो मुझे बताइए ये क्या हो रहा है देश में? किसान होंगे आप तो क्या आपको लाइसेंस टू किल मिल गया? आप गंडासी से फसल काटेंगे, पुलिस वालों को भी काटेंगे क्या? इसका लाइसेंस किसने दिया आपको? कौन सा संविधान आपको इसकी इजाजत देता है? किसने, कहाँ ये लिखा है? और कहाँ ये लिखा कि प्रोटेस्ट करने के नाम पे आप ये सारा हथियार और असला बारूद लगाओगे? ये तो आर्म्स एक्ट का सीधा सीधा केस बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का सीधा सीधा केस बनता है, और प्लान मर्डर वाली बातें हुई है आज। मैं तो कह रहा हूँ इन पे प्लान मर्डर का तो मुकदमा दायर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने घेर के मारा, ये प्लान मर्डर है, ये मॉब वायलेंस नहीं है। तो जहां ये सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, वहां आप कह रहे हो कि हम किसान हैं, हमारा ह्यूमन राइट्स है प्रोटेस्ट करने का। तुम्हारा राइट होगा प्रोटेस्ट करने का, तुम्हारा राइट है किसी लोग को मारने का, तुम्हारा राइट है पुलिस को घेर के मारने का। जिस भाई की आज मृत्यु हुई उसने वर्दी लगाई थी, और मैंने वीडियो देखे हैं, मोदी को ऐसे मारेंगे, मोदी को वैसे मारेंगे, मोदी का ये करेंगे। मतलब मैं तो महेश भाई, मैं आपको चाहे तो मैं आपको वो वीडियो अभी फोन पे निकाल के दिखा सकता हूँ। आप, हम चाहे तो आप बोले तो मैं प्ले कर दूंगा, कोई कॉपीराइट वॉपीराइट नहीं रहता, फोन पे रहेगा, आप बोले तो प्ले कर दूंगा।
ऐसी बदतमीज, ऐसी अभद्र भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूरे नेशन का, पूरे समाज का दिल तोड़ने वाला काम किया उन्होंने। ये पूरे एक्सपोज हो गया। ठीक है जी। बिल्कुल। मैंने कहा ये पहलू पहले बता दो। अब मेन इशू पे आते हैं कि 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि पूरे में सब भाई सबसे बात हो गई, सब हो गई। मतलब तुम इतने सुपर फास्ट हो गए भैया, 2 दिन की चीज 2 घंटे में निपटा लिया। वाह यार, तुम तो साबू से भी तेज हो। चाचा चौधरी वाला साबू, आप जानते ना वो? तो मैं जी। कहा तुम तो साबू से भी तेज हो। अब जब ये तेजी आती है, जब वंदे भारत से भी तेज किसी का दिमाग भागता, तो समझिए कहीं लोचा है, टेंशन है ये। अब टेंशन आपको समझा दो। महेश भाई, सरकार ने सीधी सीधी बात की, यार ये कुछ 5-7 आइटमें हैं, दाल है, कॉटन है, ये हम विदेशी मुद्रा देके बाहर से लेते हैं। ठीक है जी। आप ऐसा करें, आप इसको यहां उगाएं, हमें विदेशी मुद्रा नहीं देनी, हम अपने भाइयों को पैसा दे देंगे, देश का राष्ट्र विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारे भाइयों को जो पैसा बाहर जाता है देश के, हमारे भाइयों को मिलेगा। ठीक है जी। बिल्कुल। किसान लोग क्या कहते हैं? नहीं जी, हमें ये मंजूर नहीं है। पहला प्रश्न यहाँ ये है, आप तो किसान है ना, क्या किसानी के व्यवसाय में है? अब बाजरा उगाए, दाल उगाए, मकाई उगाए या चावल उगाए, क्या फर्क पड़ता है? और सरकार ने ये भी कहा कितना होगा, कैसा भी होता हम खरीद लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहां तब भी नहीं माने। अब यहां मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये लड़ाई गेहूं या चावल उगाने की एमएसपी की है, क्योंकि एमएसपी तो बाकी चीजों पे भी मिल रहा है। तो ये गेहूं और चावल की जिद कहां से है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं, जिसके कारण हमारी धरती खराब हो रही है, जिसके कारण लॉटों के लॉट यूएई और यूरोप में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसका फिर शराब के कारखानों को वो बेचेंगे, एनिमल फीड बनाएंगे उसका। मतलब सोने के दाम पे खरीद के एनिमल फीड बनाए, शराब के कारखाने में बेच दे। क्या ये उसकी लड़ाई है? मैं सवाल पूछूंगा। देश का बात है, देश की बात है, तो महेश भाई कटु सवाल पूछने पड़ेंगे। कहानी यहां खत्म नहीं होती, इतनी तो सबको पता है। अब पर्दे के पीछे कौन है, ये समझ रहे क्या होता? पपेटियर। कौन आना चाह रहा है? कठपुतलियों का सूत्रधार कौन है? कौन है? सूत्रधार महेश भाई, सीधे सीधे इसके तार जुड़ते हैं कनाडा से। अब आप कनाडा से क्यों, मैं आपको बताता हूं जी। भारत अभी दालें इंपोर्ट कर रहा है। 4,85,000 मीट्रिक टन, 4,85,000 मीट्रिक टन दाल आती है कनाडा से। और आपको पता महेश भाई कितना पैसा देते हैं उनको? $500 मिलियन। $500 मिलियन देते उन्हें, जबकि हमारा कनाडा से कोई लेना देने, पर सारी दालें आ रही कनाडा से। लगभग भारत जो दालें इंपोर्ट करता है उसका आधा पैसा कनाडा को जा रहा है। और कनाडा के हमारे प्रति क्या विचार है, क्या भावना रखता है, कैसा है, ये सब पता है। दूसरी बात, बाकी दालें और इधर उधर कंट्रियों से आती, तो कुल मिला के दालों पे $1 बिलियन, यानी कि 8,000 करोड़ का खर्चा है। अगर गवर्नमेंट कहती है भाई तुम यही होगा, हम ये पैसा तुम्हें देंगे, तो आपत्ति कहां है? किसको आपत्ति? आपत्ति का भी आपको बयान करता हूं। आपत्ति क्या हुआ? जे प्रपोजल आया, हमारे किसकी कमर टूटनी थी? कनाडा की। पैसा किसका जाना था? कनाडा था। और सूत्रधार कहां बैठा है? कनाडा में। नुकसान किसका होता है? सूत्रधार का। अब यहां पूरा एजेंडा के पोल खुल जाते हैं, पूरा एजेंडा वहीं खत्म हो जाता। जहां कनाडा के नुकसान की बारी आई, हमें तो जी मंजूर ही नहीं है, हमने तो सबसे बात कर ली। अब बात पता कैसे हुई? बात ऐसे हुई, और पाजी गवर्नमेंट तो ई कहती सी की करना सी, ओ यार क्या कर रहा है यार, 500 बिलियन का 500 मिलियन अपने पैसे बर्बाद हो रहे। रिजेक्ट। 2 घंटे में फोन हो सकता है, लाखों किसानों से बातें नहीं हो सकती। पोल खुल गई है। ये है $1 बिलियन का खेल, ये है $500 मिलियन का खेल। प्रोटेस्ट कहां से आ रहा? कनाडा से। पन्नू कहां बैठा? कनाडा। तोड्डी जमीनें, तोड्डा खेत, और कनाडा का खेल। यहां का मेल और कनाडा का खेल, ये है, इसके कहते हैं चोर के दिल में चोर। आप देखिए, पन्नू जो है 1 नंबर का फर्जी आदमी है, फ्रॉड है। अब इनको लगा यार अगर ये हो गया, सीधा सीधा $500 मिलियन की चपत लगेगी कनाडा को।
और जो भारत की डिपेंडेंस वैसी कम है, 76% हमारे स्टूडेंट गए नहीं, वहां की यूनिवर्सिटियों की हालत खराब है। तो तुरंत फोन आया कनाडा से, बोला कैंसिल कर दो डील। तो अब जो मैं अब तक सोच रहा था, ये डील 2 घंटे में कैसे कैंसिल हो गई, ऐसा इनका क्या दिमाग भागा, क्या इनका नेटवर्क है महेश भाई। तो समझ आया, या तो केवल कनाडा पाजी ने फोन करना था, पाजी ने मना कर दिया, डील कैंसिल हो गई। अब बताइए, खालिस्तानी एजेंडा नहीं तो और क्या है, इसके सूत्रधार कनाडा में नहीं बैठे तो और क्या है, कौन चला रहा है इस एजेंडा को। क्या ये जो मैंने आपको तथ्य और तर्क दिए, इनमें से कुछ झूठ है, जहां जो बोलोगे आपके माफी मांग लूंगा, नाक रगड़ लूंगा, या आपको डाटा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। और ये डाटा है 2023 का, जब हमारे कनाडा के साथ ऑल टाइम रो रिलेशन थे। भारत सरकार ने कहा यार 8,000 करोड़ वहां बट रहा है, तुम ले लो भाई, तुम उगाओ। इसीलिए हमें चावल ही उगाना है, हमें गेहूं ही उगाना है। हम मूंग की दाल नहीं उगाएंगे, हम उड़द की दाल नहीं उगाएंगे, हम लाल दाल नहीं उगाएंगे, हम गेहूं और चावल ही उगाएंगे, और जो तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम्हें खिलाएंगे, और वो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो नहीं हो कोई बात नहीं, एनिमल फीड में बेच देना, मतलब सोने के दाम से लो और कोडियों के दाम बेच दो। काम तो ये है। अगर देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचता है, देश की उन्नति होती है, तरक्की होती है, क्या उसको रोकने की साजिश नहीं है? मैं तो अब इसको साजिश कह रहा हूं, क्योंकि जब से कनाडा वाला एंगल निकला, साजिश है इसमें। सबसे हमारे, आप देखिए तार कहां जुड़ते हैं महेश भाई। हमारी स्कीम का नुकसान सबसे ज्यादा कनाडा को हो रहा था, और सबसे ज्यादा फायदा भारतवर्ष को हो रहा था। कनाडा के नुकसान को बचाने के लिए इन्होंने कहा आइडिया फेल, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, तानाशाह, ये वो बकवासबाजियां हो रही है। मैंने पूछा उनको, मतलब बोलो, इसे कहते हैं कनाडा के दलाल। आप देखिए ताना बाना कहाँ है, 2 घंटे में फैसला कैसे हो गया, कैसे समझ आ गया। फिर जब मैं बोलूंगा करण अर्जुन आएंगे, और जरूर आएंगे, तो बुरा लगेगा। देखिए हमें भी तो पता है ना किस किस का सिस्टम फेल हो गया। फिर करण अर्जुन आएंगे, अब करण अर्जुन आएंगे तो भाई जिसने देश से लूटा, देश को लौटाना पड़ेगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो सबको देश को लौटाना पड़ेगा। ये एक्सपोज हो चुके हैं। मुझे बताइए क्या तकलीफ है? क्या एमएसपी केवल व्हीट और राइस का, दाल का नहीं दे रहे? हमने तो बोला कितने 1,000 टन होगा दे देंगे, इससे पैसा दे देंगे। और भाई अगर हम यहाँ भी पैसे देंगे, विदेश से इंपोर्ट करने से तो सस्ता ही पड़ेगा। क्या देश के प्रति ये साजिश नहीं? और लास्ट टाइम की आपको बताओ, लास्ट टाइम जो ब्लॉकेड हुआ था, $300 बिलियन का नुकसान हुआ देश का। $300 बिलियन कितना महेश भाई? पाकिस्तान की जीडीपी जितना। पाकिस्तान की जीडीपी जितना लॉस हुआ, देश का नुकसान, अराजकता, पुलिस वाले बेचारे शहीद हो रहे, जख्मी हो रहे, विधवाएं हो रही है, माताओं के बेटे मर रहे, वहां किसी का पति मर रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो रही है, भारत का नाम खराब हो रहा, और कनाडा का नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए मोदी सरकार का सोने का प्रपोजल गिरा दिया गया। अब ये है पतार जी। सुमित भाई, ऐसे में सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी बात, 2 सवाल यहाँ पे एक्चुअली उठते हैं। मैं पहला सवाल ये पूछ लेता हूँ कि अभी भी जो ये बात कही जा रही है, इसमें जो तर्क दिया जा रहा है किसानों की तरफ से, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तमाम मांगों को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, और जिसकी वजह से हम आज से, यानी आज सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो आज सुबह से वापस दिल्ली की तरफ अपना कूच करना चाह रहे थे। मैं ये भी समझता हूँ कि तो एक तो ये कि इसके पीछे क्या कहानी, कि सरकार ने भला कैसे रिजेक्शन किया। एक और सवाल जो उसके साथ ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो आप उसमें एक साथ जवाब दे दीजिएगा, वो ये कि किसान ये भी कह रहे हैं कि जी, जो सरकार कह रही है अपने प्रस्ताव में कि आप दालें ये उगाएं, और तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी सरकार का बजट आता है एमएसपी में लगने का अप्रोक्सीमेट बजट 150 लाख करोड़। वो कह रहे हैं कि जी जो हम कह रहे हैं कि यानी कि सारी फसलों पे दिया जाए एमएसपी, उसमें 175 लाख करोड़ आ रहा है। तो ऐसे में सरकार बजाय कि हमको 1.5 लाख के लिए पुश करे कि 1.5 लाख करोड़ पर ही आप ये सारा कुछ करें, हमारी उनसे दरख्वास्त, किसान कह रहे हैं कि हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारा 176 का जुगाड़ किया जाए, यानी 75 लाख करोड़ का और जुगाड़ किया जाए, ताकि हम सारी फसलें उगाएं, जो हमारा दिल करे वो उगाएं, और देश जाए तेल लेने। जी। अरे वाह महेश भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपको प्रोटेस्ट की आजादी है भारत में, पर जगह आपको गवर्नमेंट देगा, बंदे कितने बैठेंगे वो भी गवर्नमेंट तय करेगा। सड़कें रोकना और बुलडोजर और जेसीबी लाना किसी प्रोटेस्ट में नहीं लिखा। दिल्ली किसी के बाप की नहीं कि मैं दिल्ली की सड़कें बंद कर लूं। कल आपने कर दी, कल तो मैं बंद कर लूंगा,
कल डॉक्टर बंद कर देंगे, कल लॉयर बंद कर देंगे, कल इलेक्ट्रिशियन बंद कर देंगे, कल मिस्त्री बंद कर देंगे, कल प्लम्बर बंद कर देंगे, कल इंजीनियर बंद कर देंगे, कल गृहणियां बंद कर देंगी, कल बच्चे बंद कर देंगे, कल युवा बंद कर देंगे। अरे दिल्ली नहीं हो गई तो तुम्हारे 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 घर का बगीचा हो गया क्या? जिस दिन मर्जी आओगे बंद कर लोगे? तो दिल्ली की सड़कें बंद करने का राइट किसी को नहीं है। ये आप भ्रांतियां ना फैलाएं। आपको कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट का मतलब है, आप पंजाब गवर्नमेंट से मांगिए, पंजाब गवर्नमेंट आपको जगह अलॉकेट करी, जाके वहां बैठ के प्रोटेस्ट कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। बट आप दिल्ली की सड़कें बंद करके दबंगी करके प्रोटेस्ट करेंगे, वो नहीं चलेगा। और मैंने तो एक वीडियो आज देखा जो कह रहा कि जो हमने लाल किले पे लास्ट टाइम कुछ नहीं, हम तो फिर करेंगे, लाल किला हमारा है। तो जो लाल किले पे कांड हुआ, जो आईटीओ में कांड हुआ, जो पुलिस वालों को जान बचा बचा के भागना पड़ा, वो भारत नहीं है, ये अराजकता है, ये प्रोटेस्ट नहीं। प्रोटेस्ट और एनार्की में बहुत फर्क होता है महेश भाई। तो पहले तो ये बातें क्लियर की जाए। और एक बात बताइए मुझे भाई, कल मेरे एक हमारे डॉक्टर साहब है, वो कहते हैं यार मुझे तो 3 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए और मुझे हर पेशेंट पे इतना चाहिए, मोदी जी तय करें। मेरा प्लम्बर कल ये कह रहा था, मेरी सफाई वाली कल ये कह रही थी, मेरा जो माली है उसकी भी डिमांडें हैं, मेरी भी डिमांडें हैं, महेश भाई की भी डिमांडें हैं, हमारे दर्शकों की भी डिमांडें, इंजीनियरों की भी डिमांडें। फिर तो हर चीज मोदी जी पूरा करें ना। तो एक बात बताइए, किसान होने में ऐसी क्या चीज है आपको कि आपकी हर डिमांड पूरी की जाए? भाई बताइए ऐसी क्या बात है आपकी चाहिए? मेरी क्यों ना डिमांड पूरी की जाए? डॉक्टर की क्या? डॉक्टर नहीं कर रहा, इंजीनियर नहीं कर रहा, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वर्कर, दुकानदार, रेडी पटरी वाला, महिला, गृहिणी, युवा और काम शहरी, सब्जी वाले ने क्या बुरा किया भाई? छोले कुलचे वाले ने क्या बुरा किया? तो आप किसान हैं, तो आप में ऐसे क्या सुरखाब के पल लगेंगे कि जो आपकी डिमांड हो वो सरकार पूरी करे और आपकी शर्तों पे पूरी करे? क्योंकि आप में क्षमता है सड़कें रोकने की, तो इसलिए आप गुंडई पे उतर आएंगे तो आपकी डिमांडें पूरी हो। वाह भाई, ये तो कोई बात नहीं महेश भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो गुंडे वाली बात है। मतलब अगर आपके पास हो तो मेरी डिमांड क्यों नहीं? मैं भी कुल कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ मुझे ना घर बैठे जी 50,000 की पेंशन चाहिए, और मैं ये ना कल ये बना रहा हूँ। अब बोलेगे ये क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, पर मुझे इसका इतना एमएसपी चाहिए। तो इसमें क्या आपत्ति? बन तो रहा हूं, बना रहा हूं, तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे इसका एमएसपी चाहिए। अरे यार अजीब बात करते हो, ये मार्केट हो रहा है, ये मतलब ये कोई गुड्डे गुडियों का खेल हो रहा है कि एलिस इन वंडरलैंड की कहानी लिख रहा हूँ। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, अलिफ लैला का किस्सा लग रहा मुझे। हम कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, तुम खरीद लो। वाह भैया, फिर तो वही वाली बात है, फैक्ट्री लगा रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये क्या है मुझे ना पता, तुम्हें ना चाहिए, मोदी जी खरीदो, मोदी जी खरीदो, एमएसपी तय करो इसका। अच्छा ये नहीं चाहिएगा, मोदी जी इसका एमएसपी बनाओ, इसका ये क्या है मुझे नहीं पता, प्लास्टिक है, बनाओ एमएसपी। अच्छा मोदी जी ये नहीं पता, मोदी जी क्या करूं क्या करूं, अच्छा देख रहा हूँ यार, मुझे तो चीज भी नहीं मिली, इसका अब इसका एमएसपी बनेगा, इसका एमएसपी बनाओ, मोदी जी एमएसपी बनाओ। भाई हर एक आएगा क्यों? ऐसे बताइए, आप किसान है तो आप में ऐसे क्या चीजें मिल गई? और ये 1,75,000 की गणित किसने लगाई? प्लानिंग कमीशन ने दिया है क्या? नीति आयोग ने दिया? जब नीति आयोग का आंकड़ा आएगा तब मैं उस पर बात करूंगा। तुम तो हवाई कोई भी आंकड़ा लगा लोगे। वाह यार, तुम्हारा दिमाग तो अचानक बहुत तेज चल गया। दाल उड़द की बात हुई वहां तो तुमने कनाडा फोन लगा के मना कर दिया। मुझे बताओ, जो चीज कनाडा से आ रही है उसके लिए क्यों मना कर रहे हो? उसके लिए क्यों मना कर? सवाल ये है, कनाडा की आती हुई चीज को मना क्यों कर रहे हो? और महेश भाई, कल को मजदूर मेरे देश का खड़ा हो गया तो कल को ड्राइवर देश के खड़े हो गए, कंडक्टर देश के खड़े हो गए, पायलट देश के खड़े हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, आदमी खड़ा हो जाएगा, हर तबका खड़ा हो जाएगा। मतलब जिसमें रोड रोकने की क्षमता है वो खड़ा हो। कल तो ट्रकर ही खड़े हो जाएंगे, हर ट्रक सड़क पे खड़ा कर देंगे। कल तो आप मैं भी हम खड़े हो जाएंगे, हम अपनी अपनी गाड़ियां सड़क पे खड़ी कर देंगे, हटाओ कितनी गाड़ी हटाते हो यार, ये तो दबंगी हो गई भाई। ये दबंगी दबंगी चलेगी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अमीर किसान जो उन पर टैक्स लगना चाहिए, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है उस पर टैक्स लगना चाहिए। क्यों ना लगे? मेरे को बहुत लोग लिख रहे सुमित भाई बात करो, मैंने कहा जरूर बात करेंगे। और जो 1 करोड़ से ज्यादा किसान कौन, तो उस पर तो टैक्स लगना चाहिए भाई। जब आप टैक्स दे, हम टैक्स दे, जिसका 6 लाख से ज्यादा इनकम वो टैक्स दे, तो आप क्यों ना टैक्स दोगे 1 करोड़ पे भाई? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी राजनीति है? और उस पर दबंगी। आपको सब्सिडी में खाद चाहिए, पानी चाहिए, हर चीज में सब्सिडी चाहिए। और प्रोक्योरमेंट भी हम ले, चाहे प्रोक्योरमेंट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो ना हो, वो भी खरीद ले। यही लॉट रिजेक्ट करे, यूरोप लॉट कर कर मोदी जी खरीदेंगे। मोदी जी क्या करेंगे उसका? बस हम एनिमल फीड बना देंगे, मुर्गियों का खाना बनेगा उसका। मतलब सोने के दाम पे खरीदेंगे और कोड़ियों के दाम बेच देंगे। वाह मोदी जी, मतलब गजब है। मतलब ये देखिए महेश भाई, ये लोगों का एजेंडा एक्सपोज करने पड़ेगी। कोई नहीं होता है बताने को सरकार को आपको क्या खरीदना नहीं खरीदना। यार जिसका एमएसपी तुम्हें समझ आता वो नहीं आता मत होता। वैसे तुम 6% लोग कवर होते हो, 94% नहीं कवर होते हो, 26 फसलें कवर होती है 1000 में से। ये भी एक वास्तविकता है, इसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और ये पंजाब के सो कॉल्ड किसान
ये इन्हें ना वो कश्मीर वाली आदतें इनकी ना बिगाड़ी है। जैसे कश्मीरी को एक टाइम में लगता था मैं तो ब्लू आइड बॉय हूँ, मैं कुछ भी कहूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ, मेरे को तो 7 खून माफ है। 7 खून भारत में किसी को माफ नहीं है, ये भी मैं एक चीज बता दूं। और आप महेश भाई भूलिए ना, पाकिस्तान का K2 डेस्क है, K फॉर कश्मीर, K फॉर खालिस्तान। K2 डेस्क आज भी काम कर रहा है, 300-400 लोग वहां काम करते हैं जिनका काम ही है अलगाववाद फैलाना। तो और ये जो बोले वाले लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, ये जो 1,75,000 करोड़ की गणितें बता रहे हैं, तो ये मुझे बताएं अगर फॉर्मूला आज नहीं होते तो तुम्हारे पास कितना पैसा होता। मोदी के टेन्योर में हर चीज का एमएसपी डबल या 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, वो क्यों नहीं कह रहे? मोदी के राज में आपका क्रॉप कल्टीवेशन का खर्चा आधा हो गया, वो क्यों नहीं कह रहे? मतलब ये अब राजनीतिक रस्साकशी हो रही है साहब। You cannot push any government to buy what I will produce. Then if that is the logic, then it should be for everybody. What makes you so special? जी। वेरी ट्रू। तो यही तो मगर इसका मतलब ये माना जाए कि जो प्रोटेस्ट है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? क्या इस बात को समझा जाए? महेश भाई, चुनाव के लिए प्रोटेस्ट है, चुनाव को ध्वस्त करने का प्रोटेस्ट। मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है भाई, राम मंदिर के बाद नीचे लाना है। मैंने वीडियो दिखाया था आपको, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। जी। मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे लाना, प्रोटेस्ट तो उसका है। कहीं पे निगाहें निशाना है, प्रोटेस्ट का बहाना है, मोदी पे निशाना है, डायरेक्ट निशाना बता। है, सही, बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अगली स्टोरी पर और वो ये, असल में मैं आपको दर्शकों को कुछ बता नहीं पाऊँगा इस बारे में, वो ये क्योंकि ये कहानी अकेले एक सुमित भाई इस पर बात करेंगे और वो कहानी का नाम है हेग से हेग कहाँ है? हॉलैंड, नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स की राजधानी है हेग। तो बता रहे हैं हेग से हल्द्वानी तक। ये हेग से हल्द्वानी के क्या तार जुड़ रहे हैं, ये बताएंगे हमारे सुमित भाई। सुमित भाई। देखिए महेश भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय, मैंने कहा इस पे थोड़ी बात की जाए। अब है कहाँ? नीदरलैंड, जहां सबसे लंबे लेडीज और जेंट्स पाए जाते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा हम लंबे, अच्छा मतलब फर्स्ट क्लास। और ये हल्द्वानी कहाँ? आपके घर के बाजू में, ठीक है जी। जी। आप बोलेंगे यार ये 4,500 किलोमीटर या 5,000 लंबे किलोमीटर के तार कहाँ जुड़ रहे हैं। यहाँ तार जुड़ रहे हैं, वहां भी चार। देखिए क्या हुआ, 48 घंटे पहले हेग में खबर आती है, वहां ये जो इलीगल इमिग्रेंट है ये आ गए, और ये जो इस्लामिक पंथ में विश्वास करने वाले थे खासकर ये आ गए। जबकि डेनमार्क के, अभी जो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री काफी एंटी इस्लामिस्ट फोर्सेस है, इज नॉट एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिस्ट, मतलब जिनमें जिहादिक मानसिकता है। अब वहां क्या हुआ, वहां एक रूलिंग आई कोर्ट की, कोई डिस्प्यूट था छोटा मोटा, रूलिंग आई। अब विश्वास करोगे क्या हुआ परसों? सारे ये जिहादी इकट्ठे हो गए, पहले तो पुलिस स्टेशन जलाया, बिल्डिंगों में आग लगाई और क्रिश्चियन कम्युनिटी की पिटाई कर दी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब आपने ऊंट और सौदागर की तो कहानी सुनी होगी, यहाँ ऊंट सौदागर को निकाल नहीं रहा, टेंट से लात भी मार रहा उसको, लात भी मार रहा उसको। तो जब मैंने ये वीडियो देखा मैंने कहा यार ये तो मुझे लग रहा है हल्द्वानी पार्ट 2। हल्द्वानी में रोहिंग्या बांग्लादेशी अतिक्रमण किया, जगह का घेराव किया, जगह का घेराव किया, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से वक्तव्य आया, उसका पालन करने पुलिस गई, पुलिस वालों को पीटा, मजहबी कम्युनिटी को पीटा। वो बेचारा अजय, उसको गोली मारी, हुआ आपको पता होगा, रैंक पे कर, मतलब उसको गोली मारी, तोड़फोड़ की। और जो जहादियों का सरदार पकड़ा गया, जो कहता था हम गरीब हैं, उसके घर से महेश भाई विदेशी दारू की बोतलें, महंगे से महंगा परफ्यूम, रोलेक्स की घड़ियां, 6 ट्रक सामान निकाला आपके हल्द्वानी के पुलिस ने, 6 ट्रक सामान जब्त किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की आप बात सुने, दामी जी की, दामी जी कह रहे यार इतने मजार हटाए, नीचे तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला नीचे। अब मजार तो ये बताते हैं कोई बाबा है इनकी, पता नहीं कौन बाबा, कैसे बाबा है, जो भी है, पर वहां तो कुछ नहीं मिला, ना आदमी की जब बिल्ली की हड्डी नहीं मिली नीचे। तो कहता भाई ये तो धामी जी ने खुद का कह रहा कुछ नहीं मिला। अब जब इसे लैंड जहाद में कहता हूं, जब इसे मजार जहाद कहता हूं, और शासन प्रशासन का निर्देश आता है, शासन प्रशासन का निर्देश आता है, एक पंथ, एक मानसिकता, एक आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग, मॉडेस्ट ऑफ ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम। हल्द्वानी हो, आपका हॉलैंड हो, नीदरलैंड हो, अमेरिका हो, रूस हो, करी का वही है, सनसनी और आगजनी। निकल गए जी, आग लगाई, पुलिस के वाहन तोड़ दिए, क्रिश्चियनों को मारपीट हो गई। अब जब लोग इनको पीटेंगे ठोकेंगे, बोलेंगे हाय अल्लाह, बुलडोजर चला दिया, बहुत नुकसान हो गया।
अब ये जो जहादियों का लीडर था, बोल 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 यार, तू तो मुसलमान है, तेरे घर में ये विदेशी दारू क्या कर रही है भाई? मुसलमान में तो अलाउड नहीं किया, तूने तो बहुत दाढ़ी वाड़ी रखी, विदेशी दारू पीता है, सीधा विदेशी है, ब्लैक लेवल, क्या आदमी है, विदेश आ गए हैं, रोलेक्स की घड़ी पहने हुए है, ये बोला तेरे पास, तू तो कह रहा मैं गरीब आदमी, मेरे झोंपड़ी हटा रहा, और रोलेक्स की घड़ी तो 25 लाख रुपए से शुरू होती है भाई। मतलब 25 लाख रुपए की घड़ी पहन रहा तू, 6 ट्रक सामान तेरे से निकल, तेरे पास झोंपड़ा है, झोंपड़े में 6 ट्रक सामान आ गया। ये मैं आपको इन इस्लामिस्ट का एजेंडा शेयर कर रहा हूं। और पैसा कहां से आ रहा है? चाइना से। सबका पैसा, हल्द्वानी में पैसा हो, हेग में पैसा हो, और या दोनों में पैसा चाइना से। सेम मॉडेस्ट ऑफ सेम, कोई बहाना किसी पे निशाना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। क्या? जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, जिसने शरण दी उसी को थप्पड़ मारो। और मैं आगे बहुत कुछ है कहने को, पर मैं कहूंगा नहीं। पर आप देखिए, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं चाहता हूं, सभ्यता अलग, धर्म अलग, जमीन अलग, पानी अलग, हवा अलग, माहौल अलग, कल्चर अलग, सब कुछ अलग। तुम्हारा जिस मुल्क से है वो जात अलग, यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या, या वहां तो अफ्रीका से आया, जात अलग। पर जब आक्रमण और अधिक्रमण करना है, तरीका सेम, मॉडस ऑपरेंडी सेम। ये आपको अचंभित नहीं करता? तरीके वही है, प्रक्रिया वही है, दिमाग वही है, मानसिकता वही है। तो अब सवाल यह था महेश भाई, कब तक दुनिया इस मानसिकता को बर्दाश्त करेगी? कब तक दुनिया का फ्यूज सभ्यता के दायरे में बंधा रहेगा? कब तक दुनिया का फ्यूज संस्कृति से झगड़ा रहेगा? कब तक दुनिया का फ्यूज असमंजस में फंसा रहेगा? एक दिन जब ये दायरे पार हो जाते हैं तो ज्वालामुखी फटता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो कुछ भी नहीं बचता। तो अगर कल को कभी दुनिया में ज्वालामुखी फटा, जब इस पे इतिहास लिखा जाएगा, ये चीजों का भी कहीं ना कहीं, इन चीजों को भी दर्ज किया जाएगा। आखिर क्यों? ज्वालामुखी तब फटता जब अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, सालों का प्रेशर बढ़ता है। आप देखिए, आप नीदरलैंड गए अपने शरण के लिए, साहब हमें दाल रोटी नहीं मिल रही है, हमें यहाँ रखो, उन्हें शरण दी और उसी का घर चला रहे हो, उसी की बेटी को छेड़ रहे हो। मैंने एक वीडियो देखा, एक प्रेग्नेंट महिला थी, उससे कुछ बहस हो गई, बेचारे पता उसको क्या किया, चलती हुई बस से उसको गिरा दी, पेट के बल गिरी, बच्चा मर गया। क्या बताऊं आपको? अभी कह रहे हाय अल्लाह बच्चे मार दिए गाजा में। ये जो तुमने बच्चों को रोस्ट कर दिया, ओन में माँ का बलात्कार कर रहे थे और उसके स्तनों को काट रहे थे, याद नहीं आया कि यहूदी क्या करेंगे? तब याद नहीं आया क्या करेंगे? आज कह रहे अल्लाह बच्चे मार दिए। भाई ये मानसिकता विश्व भर में सेम है, मॉडेस्ट ऑफ ऑपरेंडी सेम है। किसान प्रोटेस्ट हो, पैसा आता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से, हल्द्वानी हो, पैसा आता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से, और हेग हो, पैसा आता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से। Excess of evil does not run from Iran or Iraq. Excess of evil runs from People's Republic of China. अगर दुनिया में ये भी मानता है महेश भाई, दो व्यक्ति है जिन पे आसुरिक प्रवृत्तियां प्रबल थी। कहते हैं हिटलर एक ऐसा असुर सवार था, कब्जा कर रखा था उसने कहा था मैं तुझे दुनिया का राजा बना दूंगा, जो मैं कहता हूँ कर। हिटलर लोगों को मारता गया। ऐसी असुर प्रवृत्तियां माओ पे थी। और आज के टाइम में ऐसी असुर प्रवृत्तियां किस पे है? माओ के चमचे शी जिनपिंग पे। इस पे भी असुरिक प्रवृत्तियां सवार होगी, इसे भी दुनिया का बादशाह बनने का फतूर है। हिटलर का क्या हुआ, माओ का क्या हुआ, इसका भी वही होगा। बट मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितनी तबाही हो रही है, एक पंथ की मानसिकता और एक खुदा नखुदा को मानने वालों का पैसा कंबाइन करोगे तो पता है एक टर्म निकलती है जो मैंने इन्वेंट ना, क्या मैं तो छोटी मोटी चीजें इन्वेंट करता रहता हूँ। रेड जहाद, वेयर जहादीज डू द डर्टी वर्क एंड रेड्स गिव द ऑल द मनी। ये है प्रक्रिया रेड जहाद की। मैं सालों पहले अनाउंस कर चुका हूँ, द वर्ल्ड इज फेसिंग मोस्ट इमिनेंट थ्रेट ऑफ रेड जहाद, एंड दिस रेड जहाद विल लीड टू क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये आपके शो पे बार बार कर रहा हूँ। और अमेरिका का जो आपका इकोनॉमी विच इज कंज्यूमरिज्म बेस्ड, जहाँ फॉरेन पॉलिसी डिपेंड्स कि आप किसको वाटर माल किसको बेचना है, दैट इज एक्टिंग एज द कैटलिस्ट। इन तीनों चीजों की अगर आप परिकल्पना करें, दुनिया की स्टेबिलिटी आपको 0 बटा सन्नाटा दिखेगी। आप और हम जिस दुनिया में रहता, वहां एक मुल्ला है, मुल्ले का नाम है खुमैनी। खुमैनी के पास एक मिशन है जिससे 3000 किलोमीटर दूर जाने वाली मिसाइल चलती है।
92 साल का बुड्ढा है, 2-4 साल कम भी हो गई ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर 72 की गारंटी मिलेगी अगर सिंगल पीस में गया तो। बट तो ये बताइए, stability of the world is on the whims and fancies of a mullah. Can you imagine the world you and me live in? But this is the reality of the world. ये या 3 चीज़ें या मैंने आपको बताई और इन मुल्लों के पास अगर ये 3-4 चीज़ें देखें, जाते-जाते महेश भाई यही कहूँगा, ज्वालामुखी कब फटे, इससे महाकाल ही रक्षा करे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुमित भाई। और इससे पहले कि मैं ये बातचीत खत्म करूँ, आपके सारे विस्तार से जो आपने बताया इसमें, और आपने बार-बार ज्वालामुखी का ज़िक्र किया, तो मुझे जर्मनी का एक इलाका याद आया जहाँ मैं बहुत घूमा हूँ। इस इलाके का नाम है नॉर्थ राइन वेस्टफालन, एनआरडब्ल्यू के नाम से इसको जानते हैं। और जी, वहाँ पर एक जगह है अल्डरनाख। अल्डरनाख एक ऐसी जगह है जहाँ यूरोप का एकमात्र, बल्कि जर्मनी का मैं कह दूँ तो अकेला लिविंग वोल्केनो, जिंदा वोल्केनो अभी है। और उस वोल्केनो वहीं पे बहुत खूबसूरत जंगल है, बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री भी है वहाँ पर। मैं वहाँ खूब घूमा फिरा हूँ। तो एक दिन की बात है कि इस इलाके में, अल्डरनाख के इस इलाके में मैं एक बाज़ार में घूम रहा था। जी, क्रिसमस से कुछ पहले की बात है, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग, आपको मालूम है इस इलाके में बहुत सारे जो है ना, हमारे मुसलमान शरणार्थी जो हैं, इनको वहाँ हुँ, रखा गया है सीरिया से एंड ऑल दैट, जो तमाम गए हैं। और वहाँ पर सुमित भाई, इन्होंने कुछ अपनी दुकानों से बाहर निकाल कर स्टॉल्स लगा दिए थे। यानी दुकानें हैं, दुकानों के बाहर उन्होंने स्टॉल्स लगा दिए और वहाँ पर कुछ सामान इन्होंने मेज़ों पे रख दिया। एक अतिक्रमण, जर्मन, जी, अतिक्रमण, अतिक्रमण, ऐज़ यूजुअल सड़क पर अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण, एक, बिल्कुल। जी, अच्छा, एक जर्मन बूढ़ी औरत डंडी लेकर, छड़ी लेकर वॉक करती जा रही थी। उसके किनारे से कुछ कपड़ा फँस गया इनके उसमें, और कुछ टॉयज़ वग़ैरह जो इनके थे, वो गिरे वहाँ पे। ये आदमी पागलों की तरह से निकला दुकान के बाहर और उस औरत को मारना छोड़ दिया। अब ज़रा सोचिए, एक बूढ़ी औरत जो कि डंडे के सहारे चल रही हो छड़ी के, उसको फर्श पे गिरा रखा था और मार रहे थे। आस-पास लोग खड़े हुए देख रहे थे, मैं वहाँ से गुज़र रहा था। तो मैंने इन लोगों से, चूँकि भाषा मुझे आती है वहाँ की, तो मैंने वहाँ रुक कर लोगों से पूछा, मैंने कहा, भई ये आदमी इनको मार रहा है, बुज़ुर्ग औरत को। मैं तो चलो विदेशी हूँ, मैं मेरे अधिकार सीमित हैं यहाँ पर, मैं कुछ बात नहीं कर सकता। आप लोग रोकते क्यों नहीं इसको? जो उन्होंने तर्क दिए वो बड़े अजीब थे, और मैं आपको उसको 1-2 तर्क उनसे बता देता हूँ। लोकल्स ने कहा कि हम इससे पहले कई बार इन लोगों को पकड़कर पुलिस को दे चुके हैं। ये जैसे ही पुलिस के पास जाते हैं, तो करने लग जाते हैं कि हमको तो यहाँ की भाषा ही नहीं आती। फिर पुलिस मान लीजिए इनको अरेस्ट कर लेती है हमारे कहने पर, और केस बनाती है, इनको कोर्ट ले जाती है। तो ये कोर्ट में जाकर कह देते हैं कि ना तो हमें यहाँ की भाषा आती है, ना हमें यहाँ की कल्चर आती है, हमें तो कुछ आता ही नहीं। अब जो, चूँकि मानवाधिकार बड़े इसमें लागू हो जाते हैं, तो हुँ, कोर्ट्स का ये कहना कि भई एक आदमी जिसको आपकी संस्कृति ही नहीं पता, तो आपकी संस्कृति से के लिहाज से उससे आप अपेक्षा कैसे कर रहे हैं कि वो व्यवहार उस तरह से करेगा? तो इनको जाइए और इनको कल्चर सिखाइए। अब वाह! मैं, हाँ, तो मतलब कोर्ट ये कह रही है कि वल्चर को कल्चर सिखाइए। बहुत उत्तम। देखिए महेश भाई, क्या बोलूँ, ऐसे स्थिति में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का योगी का गवर्नेंस मॉडल है। आप जानती हैं, ना अपील, ना वकील, सीधा डील। तो जर्मन हाँ, आइए ट्रेनिंग वेनिंग हम करेंगे, आप भाषा समझते हैं, बोलिए आइए ज़रा माननीय योगी जी हुँ, के अंडर ट्रेनिंग वेनिंग कीजिए। इस समस्या हुँ, का निदान एकदम हो सकता है और परमानेंट सॉल्यूशन होगा और शासन प्रशासन का वक़्त ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम रिटर्न आएगा और जब ये प्रकरण शुरू होगा सबको भाषा बोलनी भी आएगी और समझ भी जाएँगे और ऐसी समझ जाएँगे और कल्चर ऐसा समझ जाएँगे, कल्चर सिखाने की वल्चर को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं एक और वल्चर किस्सा आपको बताता हूँ, आप हँसेंगे, आप कहेंगे कि आज मैं आपको किस्से सुनाने बैठ रहा हूँ आधी रात को। सुन भाई, इसी जगह पर अ, एक कैफ़े है, शाम को अक्सर वहाँ पर लोग चले जाते हैं। तो एक दिन वहाँ
वॉक करते हुए मैं अंदर जा रहा था शाम को, कुछ शाम की कुछ वो यूरोप में रहते हुए बुरी आदतें होती हैं, शाम को आपको लगता है यार चलो यार दोस्तों के साथ बैठ के एक बियर पी जाए तो गप मारी जाए। खैर, मैंने एक घटना देखी और आप ज़रा उससे आधुनिक समय की कल्पना कीजिए। एक आदमी आदमी मतलब बूढ़ा आदमी, रिटायर आदमी, अपनी रिटायर्ड पत्नी के साथ अंदर वॉक करता हुआ जा रहा है और वो लाइन में लगता है काउंटर में और अपनी पत्नी से कहता है कि ज़रा देखो तुम्हें कौन-सी पेस्ट्रीज़ अच्छी लगती हैं जो तुम्हें खानी है? क्यों क्या हुआ? अरे तुमको याद नहीं? आज हमारी एनिवर्सरी है। तो वो अपनी पत्नी को एक तरफ मेज़ पे बिठा देता है, ऑर्डर को लेने के लिए आता है। जब ऑर्डर देखता है, तो देखता है कि पैसे जितने वहाँ बन रहे हैं वो उसके पास है ही नहीं। तो कहता है ऐसे एक काम करो, ये जो पेस्ट्रीज़ है 2 की बजाय 1 कर दो। हुँ? वो 2 पेस्ट्रीज़ में से 1 ही लेकर जाता है और ज़रा सोचिए ये सीन मैं देखा है और अपनी पत्नी के साथ शेयर कर रहा है और कहीं पीछे से आँखों में आँसू आ रहे हैं। मैं मैं आपको बताऊँ मैं भावुक हो जाता हूँ, आई एम सॉरी इस सारे को सोच-सोच कर, बट मैंने जर्मनी में लोगों को लैविशली खर्च करते देखा है एक ज़माने में, अपनी पढ़ाई के ज़माने में। और मैं जानता हूँ कि वो कितने जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो किस तरह से खाते-पीते रहे हैं। पर यहाँ एक ऐसी हालत आ गई है जहाँ पर वो अपनी मतलब उनको याद ही नहीं है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, वो 2 का 1 कर रहा है। और फिर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो आप जानते होंगे कि टिन जो है ना जो टिन के डब्बे आते हैं, टिन का कोक का डब्बा हुआ या इस तरह का, इनको डस्टबिन में वहाँ फेंक दिया जाता है एक तरफ को, टिन में। मगर अगर आप इन टिन के डब्बों को इकट्ठा करके और वापस करें जाकर, तो आपको 1-1 सेंट इनका 1-1 पेंस वापस मिलता है। बीट इट मैंने रिटायर्ड लोगों को इनको बिनते देखा है। पेंशन के पैसे नहीं है जर्मन सरकार के पास और रिफ्यूजीज़ को दिया जा रहा है। और ये रिफ्यूजीज़ बीट मी बॉस बीट इट इफ यू कैन। पेंशन के पैसे नहीं हैं, लेकिन ये पेंशनर्स ये जो रिफ्यूजीज़ हैं, ये 1 साल वहाँ रहकर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो उनको दान राशि मिलती है महीने की, कारें खरीद रहे हैं, कारें। आप ज़रा सोचिए कि जो लोकल आदमी है, वो जब ये सब देखता है, जो आप जर्मनी में एएफडी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, जो एएफडी पार्टी बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? इस कारण बढ़ रही है? इस इसी कारण जो बढ़ रही है? राइट पार्टी बढ़ रही हैं, वो इसलिए बढ़ रही हैं, क्योंकि ये सब वो देख रहे हैं अपनी आँखों से होते हुए, एक ज़िंदगी उन्होंने जिस तरह जी है, उसके बिल्कुल अपोज़िट ये ज़िंदगी उनको जीनी पड़ रही है। अब देखिए एंजेला मर्केल ने 1 मिलियन रिफ्यूजी अंदर लिए थे और आपको जी, न्यूयॉर्क की बात बता दूँ, कल परसों मैं देख रहा था न्यूयॉर्क स्टेट में महेश भाई, जी, there'll जी। be around $10 billion spent to keep refugees for 2 years. $10 billion. इमेजिन। और दिन का पता है रिफ्यूजी को खाने का कितना मिलता है? हुँ। करीब-करीब ₹500 सिर्फ खाने के लिए सरकार देती है। हम लोगों ने आज क्या विषय छेड़ दिया है जिसका हमने कोई ज़िक्र नहीं किया किसी से। क्या हुआ है एक सिटी है डुसेल्डॉर्फ, ये अल्टरनाख से थोड़ा-सा पहले पड़ती है। अल्टरनाख थोड़ा-सा साइड में पड़ जाता है। मेन स्टेशन डुसेल्डॉर्फ से ही आपको जाना होता है। तो डुसेल्डॉर्फ में ऐसे भी हुआ कि जब ये यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई, हुँ? जी। तो शरणार्थी आ रहे थे यूक्रेन से। जर्मनी सपोर्ट कर रहा था। €1200 मिल रहे थे, एक शरणार्थी को आते ही। तो क्या हुआ जी शरणार्थी आए, परिवार के शरणार्थी आए, रजिस्टर कराया, हर एक ने 1200-1200 अपनी जेब में डाले और वापस यूक्रेन चला गया। ये अगले महीने मुझे अब रजिस्टर्ड रेफ्यूजी हो गया ना, अगले महीने हुँ, फिर आएगा, फिर ₹1200 लेगा, फिर वापस जाएगा। मैं आपको बताऊँ यूरोप हुँ, हैज़ लॉस्ट इट्स प्रायोरिटीज़। यस। यूरोप में पर लोग एक चीज़ भूल जाते हैं। यूरोप एक ऐसी सभ्यता है जिन्होंने हज़ारों साल आपस में जंगें की हैं और एक-दूसरे का खून बहाया है। वो जानवर अभी मरा पड़ा है और ये जिस आग से खेल रहे हैं ना, जिस दिन वो जानवर जग गया, मैं आपको वही कह रहा हूँ।
मैं वही कह रहा था, मैं अब डायरेक्ट बोलूंगा। मैंने कहा ना, ज्वालामुखी पे प्रेशर मत बताइए, फट जाएगा। जिस दिन वो जानवर जग गया ना, कुछ नहीं बचेगा, आप कुछ बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे हैं। मैं डरता हूँ उस दिन से, मैं डरता डरता हूँ हूँ, उस दिन से। कुछ नहीं मैं बचेगा। और डरता हूँ मैं उस दिन से बार बार, कि मैं नहीं बोलना चाहिए कि वही जर्मनी है जहाँ नाज़ी रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो दिन जग गया ना। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो इसराइल इसराइल के इधर उधर कहते हैं, अगर आज इसराइल ना हो ना, ये सारे जिहादी यूरोप में होंगे और यूरोप इनका कुछ नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। इसराइल वो बांध है जिसने इस्लामी जिहाद को यूरोप में जाने से रोक रखा है। इसीलिए इसराइल के पास वो वीटो पावर है। बहुत और खूब। मैंने आपके चैनल पे, टीवी पे, कहीं टीवी, एक चीज क्लियर बोल रहा हूँ बिना खोप के, अगर इसराइल को खत्म करने की कोशिश करोगे, इसराइल जब तक है, तुम्हारी सिक्योरिटी। जिस दिन इसराइल गया, रेगिस्तान फिर से रेगिस्तान बनेगा, और अब की बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। आदमी तो दूर की बात है, घास का तिनका नहीं बचेगा वहां पे, घास भी नहीं होगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये याद रख लेना, जब तक इसराइल है तुम तभी तक हो। अगर इसराइल गया, 100% जाओगे। अपनी क्या कहते हैं, फतेह का झंडा लहराने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। दे विल कन्वर्ट रेगिस्तान फिर से रेगिस्तान बने, और आपकी बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। एक घास का तिनका नहीं बचेगा। आदमी तो बड़ी बहुत दूर की बात है साहब। दिस इज द रियलिटी। और इसराइल है तो यूरोप सेफ है, इसराइल है तो मिडिल ईस्ट है। जिस दिन इसराइल गया, एक यूरोप गया और मिडिल ईस्ट तो पूरा गया। ये मेरी बिल्कुल। बात लिखिएगा। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होने से कोई नहीं रोक सकता। दीज आर ऑल पॉइंट्स जो ना इसके यस, रोज इसकी रिएक्शन की क्षमता को ना, दे आर लाइक कैटलिस्ट्स व्हिच आर एनहांस कर रहा है। इंक्रीजिंग। बिल्कुल, और ये होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लाश ऑफ सिविलाइजेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नो मुझे भी डाउट। उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है इसको लेकर। तो मित्रों, इसी के साथ ही प्रोग्राम आज का समापन की तरफ ले चलते हैं। सुमित भाई, आपके आने का, आपकी आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया, और बेहद संजीदा हो गई गुफ्तगू। जनरली हम लोग इतनी संजीदा गुफ्तगू में फँसते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक सोम्बर नोट के साथ में दोस्तों, आज से विदा। आपसे वही दरख्वास्त कि सुमित भाई को लाइक करने के साथ-साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और उसके बाद ज़ाहिर है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और जो उस नीचे एक घंटा बना हुआ है, उसमें दबाएँगे तो नीचे आएगा ऑल का बटन, उसको भी दबाना है, ताकि आपको तमाम नोटिफ़िकेशंस लगातार मिलते रहें। सुमित भाई, अंतिम वाणी आपकी। महेश भाई, मैं तो सब भाइयों से ये निवेदन करूंगा, आपको अपने 10-15 व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर डालना है, 10 लोगों के साथ जरूर शेयर करना है। क्यों? व्हाट्सएप ग्रुप में लाइक माइंडेड पीपल होते तो हमारी जो आगे की कार्रवाई है, देश और धर्म का जो काम करें, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये आप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है इस चीज को आगे बढ़ाने का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। आप सबका साधुवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और जाते जाते हर हुँ, हर हुँ। हर महादेव।